हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना जो लाइव सेशन है जिसमें हमने कल अपना प्रीवियस ईयर पेपर शुरू करा था, जिसके हमने 15 क्वेश्चंस जो है वो शुरू कर लिए थे। सो आगे आज उस फर्दर आपके पेपर को कंटिन्यू करते हैं। सो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास रहेगा, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड। हाँ जी, जब कहते हैं बच्चों के अंदर आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करना है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। जब डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो एक टीचर को कौन सा स्टेप जो है वो लेना चाहिए इन ऑप्शंस में से। सबसे पहला ऑप्शन है, कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। यानी कि डिफरेंसेस को कंसीडर करो क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है ह्यूमन डाइवर्सिटी में। यानी कि डिफरेंट ही होंगे, आपके जो इंसान हैं वो सेम नहीं होते हैं, सो इसलिए इस चीज को बिल्कुल नॉर्मली कंसीडर करा जाए। सेकेंड ऑप्शन है कि इंप्लीमेंट किया जाए एक रिजिड और यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल द लर्नर्स। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो यहाँ पर एक रिजिड और यूनिफॉर्म करिकुलम को इंप्लीमेंट किया जाए हर एक लर्नर के लिए। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि डिफरेंसेस को एज एबनॉर्मल और काइंड ऑफ डेफिसिट, यानी इस चीज को नॉर्मली ना एड्रेस किया जाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप एक्नॉलेज करो एज एबनॉर्मल थिंग। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कि बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि एक नॉर्मल व्यू आपका ना हो टुवर्ड्स द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ जी, जिसको भी आंसर पता है फटाफट कमेंट्स में जो है इसका आंसर टाइप कर दो। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, तो थोड़ा ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ के देन कमेंट करना है आंसर। In order to address the individual differences among learners, एक टीचर को जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ जी, सो आंसर यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ऑब्वियसली ये चीज जो है हम बोलते हैं, जब इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट भी आपके पास आता है तो आप लोग क्या बोलते हो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपने जो है टीचिंग वहां पे करवानी है। यानी कि वहां पे आपने मेथड्स ऑफ टीचिंग या फिर जो भी आपने लर्निंग टीचिंग के अंदर स्टेप्स लेनी है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करके लेने हैं। क्योंकि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट है, इसलिए उसके वीकनेसेस और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, राइट। उसकी स्ट्रेंथ्स जो है वो डिफरेंट होंगी। और अगर मैं बात करूं आपके बाकी ऑप्शंस की, तो जब आप एक रिजिड और यूनिफॉर्म करिकुलम फॉलो करोगे तो उसमें आप डिफरेंट टीचिंग प्रैक्टिसेस को यूज नहीं कर सकते हो एज पर कंसीडरिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफरेंसेस को आपने एबनॉर्मली कंसीडर करना है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, राइट। और फोर्थ ऑप्शन की बात करूं कि बी इनडिफरेंट, तो ये चीज बिल्कुल गलत होगी क्योंकि आपको नॉर्मली कह सकते हैं एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है। ऑब्वियसली हर एक इंसान जो है वो सेम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ फ्लॉज उसमें, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो उसके अंदर होते ही है, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट तो ऑब्वियसली होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, हाँ जी, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स। आलोक एक बच्चा है, वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स दिखा रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले टॉपिक से पूछा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अपना जो सिर है, जब वो रीड करता है, पढ़ने लगता है, वो अपने सिर को एक अलग से तरीके से पकड़ लेता है। ठीक है, ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाता है। अब दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि स्क्विंटिंग एंड रबिंग। स्क्विंटिंग यानी कि वो छोटी छोटी आंखें करके, नहीं आप देखते हो किसी की तरफ, एक आंख से देख रहे हो या दोनों आंखें ऐसे छोटी सी करके ऐसे, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि लाइक टेरी टेरी आंख से देखना, समथिंग ऐसे बोलते हो तुम लोग, है ना। तो वो चीज है कि स्क्विंटिंग कर रहा है और आंखों को रब करता है फ्रीक्वेंटली, और यहाँ पे स्वेलिंग भी है उसकी आईज में, रेडनेस भी है और लेटर्स को कंफ्यूज कर रहा है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये किस लर्निंग डिसेबिलिटी की हैं? ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, विजुअल प्रॉब्लम्स या फिर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स। ये जितने भी सिम्टम मैंने बताए हैं आपको, या आप मेरे को बताओगे ये किस लर्निंग डिसेबिलिटी के सिम्टम्स हैं। हाँ जी,
फटाफट जो है आपने आंसर जो है वो कमेंट्स में टाइप कर देना है इस क्वेश्चन का कि क्या आंसर है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ये आपकी रहेगी जिसमें आंखों की बात हो रही है, आंखों में रेडनेस है, स्वेलिंग है, स्क्विंटिंग कर रहे हो आप, छोटी छोटी आंखें करके देख रहे हो, सिर को पकड़ ले रहे हो पढ़ते पढ़ते, ठीक है, या फिर वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रही है, तो ये किस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है। हाँ जी, जी आंसर आ रहा है आपका विजुअल प्रॉब्लम, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स इसमें बताई गई हैं वो आंखों से, आई से रिलेटेड हैं। अगर यहाँ पे आपकी रीडिंग प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाम जो दिया होता आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज का, तब आप जो है इसमें यहाँ पे बोल सकते थे, जिसको हम बोलते हैं आपकी डिसलेक्सिया, राइट। डिसलेक्सिया आपकी रीडिंग डिसेबिलिटी है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर रीडिंग के दिए होते सिम्टम्स और डिसलेक्सिया का ऑप्शन दिया होता, देन आप वो उसका आंसर दे सकते थे। बट यहाँ पे अब बाकी सारे सिम्टम्स भी दिए हैं जो कि आपकी आई से रिलेटेड है एंड वो रिलेट करते हैं आपकी विजुअल इंपेयरमेंट को। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, Which of the following describes a mastery goal orientation? मास्टरी गोल के एक और क्वेश्चन आपके पास आ गया है, थर्ड पेपर कर रहे हैं डिस्कस तीसरे ही पेपर में, यानी कि हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन जो है वो मास्टरी गोल का मिल रहा है। तो अब इसमें पूछा है कि कौन सा जो पॉइंट है या कौन सा ऑप्शन है वो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, फोकस ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, कि यहाँ पे फोकस आपका होता है हाई ग्रेड को अचीव करने का, यानी कि आपने हाई ग्रेड्स यानी कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन ऐसे अचीव करनी है सिर्फ एक्सटर्नल अवार्ड्स के लिए। सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आपने फेलुअर और पनिशमेंट को अवॉइड करना है, यानी कि आपके अंदर ह्यूमिलिएशन का डर है, खौफ है, उस चीज को खत्म करने के लिए आप मास्टरी गोल्स को अचीव करते हो। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, इट फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कंपीटिंग विद अदर्स, यहाँ पे आपका एक लेवल को अचीव करने के लिए आप यहाँ पे फोकस करते हो, यानी कि कंपटीशन, जैसे कि आप अपने साथ वालों के साथ कंपटीशन लगा रहे हो कि मेरे को उससे आगे जाना है, मुझे उससे जीतना है, इसलिए आप मास्टरी गोल्स को अचीव करते हो। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, यहाँ पे आप किसी की स्किल्स को, अंडरस्टैंडिंग को एक पर्टिकुलर टास्क के अंदर उस चीज को अमेंड करने के लिए या फिर इंप्रूव करने के लिए फोकस करते हो। हाँ जी, सही आंसर इस क्वेश्चन का जो भी है फटाफट से कमेंट्स में टाइप कर दो, ठीक है। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन इनमें से किस ऑप्शन से रिलेट करती है? हाँ जी, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, हाँ जी, आंसर आया है ऑप्शन नंबर आपका 4। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मास्टरी गोल में आप जो है स्किल्स को और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करते हो, यानी कि एक बच्चे के अंदर आपने जो है एक टास्क के अंदर पर्टिकुलर एक स्किल्स को इम्प्रूव करना है या फिर उसमें अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, इस वजह से आपकी जो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन है हम उसको अचीव करते हैं। यानी कि सीधी सीधी एक चीज याद रखनी है, जब भी मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, मास्टरी मींस किसी चीज में मास्टर करना, अब वो किसी पर्टिकुलर हम टास्क में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड में भी कर सकते हैं। सो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन जब भी आपका सीडीपी में चाइल्ड साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे हम बात कर रहे हैं, आपने जो है इम्प्रूव करना है स्किल्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक पर्टिकुलर टास्क के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे की थ्योरी से, प्याजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है कि प्याजे ने जो है इस एबिलिटी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक एबिलिटी बताई है, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमेरल डेवलप्स ड्यूरिंग एंड इनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न। हाँ जी,
जब हम x की वैल्यू नहीं निकालते, आपके पास इक्वेशंस आती हैं 2x + 5 = 7। यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि x की वैल्यू निकालनी है। अब ये वाली जो इक्वेशंस है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहला क्वेश्चन किस स्टेज में आता है, यानी कि किस स्टेज में बच्चे अचीव कर लेते हैं इस चीज को, जहां पर वो ऐसे अननोन वेरिएबल्स, अननोन कह सकते हैं आपकी अल्फाबेट्स की वैल्यू निकालते हैं आप। और दूसरी चीज, इस कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हो, यानी कि यहाँ पे इनेबल होता है बच्चा किस चीज को सीखने के लिए। पहले तो किस पर्टिकुलर स्टेज में आ रहा है ये, और ये जो पर्टिकुलर स्टेज में आ रहा है उसमें बच्चे कौन सा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। थर्ड ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। और फिर से फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। हाँ जी, तो ये जो अननोन वैल्यूज वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कौन से स्टेज में आते हैं, और दूसरी चीज यहाँ पे बच्चा कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो सीखता है, अलजेब्रा और कैलकुलस का या फिर कंजर्वेशन और सीरिएशन का। यहाँ पे सीधा सीधा आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि एक यहाँ पे आपको कंफ्यूजन मैं बता देती हूँ किस चीज में होगी, स्टेज में। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ चुका है ये किस चीज का है, अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज होना है स्टेजेस के अंदर। सो ध्यान से यहाँ पे देख लो किस चीज की बात हो रही है, कि यहाँ पे बच्चों के अंदर एबिलिटी आएगी सिंबल्स को यूज करने की अननोन न्यूमेरल में, यानी कि आपकी डिडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, तो वो कौन से स्टेज में आती है। हाँ जी, आंसर जो है कमेंट्स में टाइप कर देना है फटाफट इसका। हाँ जी, यहाँ पे आंसर आपका जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एंड यहाँ पे सॉरी, एक सेकेंड, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्सेप्ट है आपका अलजेब्रा एंड कैलकुलस का। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो आपका प्रिटी क्लियर है कि आपका कौन सा है, कैलकुलस और अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। अब कौन से स्टेज की बात करते हैं, तो आपकी जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग है, यानी कि जो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके डेवलप होते हैं आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है फॉर्मल और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, हाँ जी, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया है। बार बार हर क्लास के अंदर आपको बोलती हूँ, हर लाइव सेशन के अंदर मैं बोलती हूँ, असर्शन और रीजन के 5 क्वेश्चन पक्के हैं। 5 से ज्यादा आ सकते हैं, कम तो मुझे नहीं लगता आएंगे, क्योंकि हर पेपर में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं असर्शन एंड रीजन के। तो इसलिए ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करनी है, एंड जितना ज्यादा हो सके इनको प्रैक्टिस करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ जी, असर्शन में बोल रहा है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू द स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। हाँ जी, कहते हैं बच्चे जो हैं कौन सी स्टेज में अच्छा करने का उनका मतलब कह सकते हैं कि जैसे आपको अगर अपने स्कूल के साथ अटैचमेंट है, इमोशनली जो बच्चे अटैच होते हैं, तो वो स्कूल में ऑब्वियसली अच्छा करते हैं। यानी कि जैसे होता है ना कि आपको बड़ा लगाव है अपने स्कूल से, तो आप अपने स्कूल के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जो हो वो करोगे, या फिर आप ऐसा कुछ चाहोगे कि जिससे आपके स्कूल का नाम जो है वो रोशन हो, है ना। तो कहते हैं ये चीज है। और रीजन इसका ये दिया है कि इमोशंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लर्निंग के अंदर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा आपकी इस असर्शन और रीजन के लिए। हाँ जी, आंसर फटाफट जो है वो कर देना है।
हाँ जी, सो आंसर यहाँ पे आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. क्यों? क्योंकि बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और ये एक फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है कि जहां पर आपको इंपॉर्टेंस मिलती है, जहां पे आप कनेक्ट होते हो जिस पर्सन के साथ या किसी प्लेस के साथ, तो ऑब्वियसली आप उसका अच्छा ही चाहोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से अटैच्ड हो या किसी चीज के साथ आपको बड़ा लगाव है, प्यार है, तो आप उसका बुरा चाहोगे, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि इमोशंस, जहां पर भी आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो ऑब्वियसली घर के साथ इमोशनली अटैच हो आप, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनली अटैच हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तो ऑब्वियसली आप उनको दुखी नहीं देख सकते हो, राइट। उनको किसी टाइप का हार्म नहीं पहुंचा सकते हो, एंड आप हमेशा यही चाहोगे कि उनके साथ अच्छा ही हो। अब घर में रहना है तो घर के लिए आप कुछ बुरा तो नहीं सोचोगे, डिसीजन जो है वो ऐसा कोई बुरा तो नहीं ले लोगे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड आपका आर जो है यानी कि रीजन जो है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, which of the following best describes the role of the teacher in progressive education? इनमें से कहते कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है टीचर के रोल को इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। हाँ जी, कि टीचर रिस्पॉन्सिबल है ये इंश्योर करने के लिए कि करिकुलम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि टीचर को बच्चों को इंडिपेंडेंटली लर्न करने के लिए छोड़ देना चाहिए एंड उनकी लर्निंग में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि टीचर एक प्राइमरी सोर्स है आपकी नॉलेज का एंड अथॉरिटी इन द क्लासरूम, कि टीचर को सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है क्लासरूम के अंदर एंड ही इज द प्राइमरी, ही और शी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कि टीचर डाइवर्स मटेरियल प्रोवाइड करे बच्चों को ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर पाए और इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करे जब जरूरी है। हाँ जी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन उसने एकदम पूछा है। ऑप्शंस में जब आप पढ़ोगे बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आपको वहां से पता चल जाएगा कि इसका क्या है। ध्यान से एक बार ऑप्शंस पढ़ो, समझो, सुनो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी, एंड फिर इसका फटाफट जो है आंसर करो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होगा इन ऑप्शंस में से? हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा सोचने वाला इसमें आई थिंक कुछ है नहीं, क्वेश्चन में सीधा ही आपको आंसर जो है वो पता चल जाएगा। सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डाइवर्स, डाइवर्सिटी, डिफरेंट बच्चे होंगे तो डिफरेंट बच्चों की नीड्स को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे टीचिंग एड्स मटेरियल्स, है ना, यानी कि लर्निंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। डिफरेंट लर्नर्स के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे एंड स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब उसकी जरूरत है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, which of the following statement about adolescence? हाँ जी, adolescence स्टेट जो है उसके बारे में कहते कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। सीधा क्वेश्चन पढ़ के एडोलेसेंस का पढ़ के ना सीधा सॉल्व करने मत बैठ जाना, नॉट करेक्ट भी पढ़ लेना ध्यान से उसको, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि सीधी एक आधी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है एडोलेसेंस है, करेक्ट नॉट करेक्ट नहीं पढ़ेंगे, सीधा उसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे और टिक लगा देंगे ऑप्शन को। सो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है देन उसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। पहला है कि इट इज अ लीनियर प्रोसेस, सेकंड है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थर्ड ऑप्शन है कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, और फोर्थ ऑप्शन है कि ये यूनिक कल्चर्स में सॉरी डिफरेंट कल्चर्स में यूनिकली टेक प्लेस करता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में जो बच्चे हैं वो एडोलेसेंट स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कह सकते हैं फेस करते हैं। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का सही होगा? हाँ जी, एडोलेसेंस के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है?
इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर एक आपके पेपर में कह सकते हैं एक मिस्टेक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एडोलेसेंस का है। सो यहाँ पे ये बुक में ही आपकी मिसप्रिंट है। ये यहाँ पे जो पेपर आया था आपका, वहां पे ये जो वर्ड है दैट इज अ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, सोशलाइजेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडोलेसेंस का है, तो ये बुक्स में मिसप्रिंट है। जो आपका पेपर था 2024 का, वहां पे ये वर्ड है दैट इज सोशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बात जब कर रहे हैं ना लीनियर कॉम्प्लेक्स की, तो ये उसके अकॉर्डिंग कल्चर के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। तो कल्चर में हम सोशलाइजेशन की बात करेंगे। सो यहाँ पे सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। हाँ जी, सो ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा आपका सोशलाइजेशन का ऑप्शन नंबर 1 दैट इज बी, सी एंड डी, कि आपकी जो सोशलाइजेशन है। और यहाँ पे एक और गड़बड़ है, नॉट नहीं आएगा। करेक्ट की बात करेंगे अगर, तो नॉट करेक्ट आएगा। तो नॉट करेक्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपको दिया नहीं हुआ है। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो था दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसकी ये है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी चीज ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस भी है। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो सोशलाइजेशन है वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से जो है वो टेक प्लेस करती है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स या फिर आइडियाज, नॉलेज जो है आप गेन करते हो विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस की, तो मल्टी डायमेंशनल इसलिए है क्योंकि सोशलाइज करने के वेरियस तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं। घर से भी हो सकते हो, सोशलाइजेशन को सीख सकते हो, यानी कि रूल्स नॉर्म जो है आप घर से भी सीख सकते हो, स्कूल से भी, पड़ोस से भी, अपने दोस्तों से भी, किसी से भी सीख सकते हो, राइट, सोसाइटी के अंदर। सो इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस बोला जाता है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कह सकते हैं मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, यहाँ पे कि which of the following statement about adolescence is not correct। adolescence के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है कि एडोलेसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच में ये स्टेज आता है जहां पर फिजिकल, कोग्निटिव और साइकोसोशल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि बच्चे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के जो है, एक सेकेंड, हाँ जी, children across different cultures usher in and experience adolescence in a similar manner। कि डिफरेंट कल्चर्स के जो बच्चे हैं वो सिमिलर मैनर में ही एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस। थर्ड ऑप्शन की बात करूं कि एडोलेसेंस एक आपका सोशल कंस्ट्रक्शन है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि एडोलेसेंस को जनरली कंसीडर किया जाता है टू बिगिन विद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के साथ ये बिगिन होती है एंड ये जो प्रोसेस है यहाँ पे सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है एंड रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी यहाँ पे एडोलेसेंस पीरियड के अंदर आती है। सो कौन सी स्टेटमेंट आपकी एडोलेसेंस के लिए इनकरेक्ट है। ठीक है, ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ो एंड देन फटाफट आंसर कर दो कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी एडोलेसेंस के बारे में गलत है, इज नॉट करेक्ट। हाँ जी, सो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर जो बच्चा है वो सिमिलर मैनर में एडोलेसेंस को एक्सपीरियंस करता है, फेस करता है, यानी कि जो चेंजेस आते हैं वो सिमिलर होते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अभी पीछे क्वेश्चन करके आए थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, तो वहां पर भी हमने बोला कि हर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट है अपने तरीके से, है ना, अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन में।
सो बच्चे जो है वो सिमिलर तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, चाहे मैं एडोलेसेंस की बात करूं, चाहे मैं चाइल्डहुड की बात करूं, चाहे मैं कोई भी स्टेज की बात करूं, ठीक है। जो आपके एक्सपीरियंस होंगे, चाहे वो एक सिमिलर कल्चर में है, चाहे वो डिफरेंट कल्चर में, वो चेंजेस, वो एक्सपीरियंसेस सिमिलर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, हाँ जी, कहते जो पोर्टफोलियोज हैं आपके, वो इफेक्टिव टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है असेसमेंट के प्रोसेस में। सेकेंड ऑप्शन की यहाँ पे इंसाइट प्रोवाइड किए जाते हैं अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल। थर्ड ऑप्शन है कि यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट पे आपके फोकस किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि यहाँ पे टेंजिबल एविडेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बच्चे की लर्निंग के ऊपर। हाँ जी, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज, वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो रही है। प्रॉपर उसने ये भी नहीं बोला कि पोर्टफोलियो, वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड उसने साथ में यूज करा है। दैट मीन्स जो पोर्टफोलियो अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो वहां पे पोर्टफोलियोज में होता क्या है, आप स्किल्स या यहाँ पे कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को एक तरीके से यहाँ पे डिजाइन करते हो, बच्चे के अंदर कौन कौन सी स्किल्स एक पर्टिकुलर टास्क के अंदर है, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, दैट विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर एक टीचर जो है, जब वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, तो एक टीचर एक बच्चे को आइडियाज या तरीके बता सकता है जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके, यानी कि जो मिस्टेक्स उसके अंदर है या जो कमियां उसके अंदर है उसको इम्प्रूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स फीडबैक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, a middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students make connections between concepts and real world applications. So which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? एक मिडिल स्कूल का टीचर है जिसको मीनिंगफुल लर्निंग इनेबल करनी है अपने बच्चों के अंदर बाय मेकिंग कनेक्शंस विद द कांसेप्ट्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके विद द रियल वर्ल्ड। तो कहते हैं इनमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे बेस्ट होगी इस टीचिंग के लिए? हाँ जी, कि बच्चों को छोड़ दिया जाए उनके अकॉर्डिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग के मेथड से लर्न करने के लिए उनको फ्री कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि आप इस मेथड से लर्न करो। सेकेंड ऑप्शन है कि बच्चों को रिसर्च करने दी जाए एक इशू के ऊपर, करंट इशू के ऊपर, छोटे छोटे ग्रुप्स में, एंड उनकी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया जाए, यानी कि जो भी बच्चे वहां पे इकट्ठा करके लाएंगे मटेरियल, उसको सारी क्लास के सामने रिप्रेजेंट किया जाए कि इस बच्चे ने ये एविडेंस गैदर किया है, इस ग्रुप ने सॉरी ये एविडेंस जो है वो गैदर करा है। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन है कि यहाँ पे बच्चों को टर्म्स और डेफिनेशंस को याद करने के लिए छोड़ दिया जाए, यानी बच्चों को डेफिनेशंस की टर्म्स क्वेश्चन आंसर्स उनको याद करवाए जाएं। फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चों को कंपीट करने दिया जाए वर्कशीट्स पे ताकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। हाँ जी, सो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि बच्चों को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ रिलेट करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा? हाँ जी, कॉन्सेप्ट्स के बीच में कनेक्शन बनाना है, एंड दूसरी चीज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पे आपकी ये वाला जो ऑप्शन है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब आप बात कर रहे हो रियल वर्ल्ड की बच्चों के कनेक्शन फॉर्म करने की बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, तो वो तब ही कर पाएंगे जब आप उनको खुद एक्सपीरियंस करने दोगे चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग क्यों यहाँ पे मैंने बोला नहीं है इसका सही आंसर, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग में आपको यहाँ पे कंडीशन करने के लिए, कंडीशनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी तो एक चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ ग्रुप्स के अंदर, तो बच्चे जब आपस में डिस्कस करेंगे, इवन चीजों को रिलेट कर पाएंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, उससे जो है उनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा एज कंपेयर टू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए, बट ये वाला जो मेथड है ये आपका डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए एक साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, सुजाता कहते हैं पार्टिसिपेट्स ईगरली इन डांस कंपटीशन ओनली
बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। एक लड़की है सुजाता, वो डांस कंपटीशन में इसीलिए मानी पार्टिसिपेट करने के लिए क्योंकि उसको कैश प्राइज चाहिए फर्स्ट पोजीशन वाला। तो उसके अंदर कहते हैं कौन सा, वो किस टाइप की लर्नर है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर, फेल्यूर अवॉइडिंग लर्नर, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड या एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। बड़ा सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, कैश प्राइज जीतने के लिए वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो किस टाइप की मोटिवेशन या किस टाइप की लर्नर वो है। हाँ जी, हाँ जी। सो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। क्यों एक्सट्रिंसिकली है, आप लोगों ने आंसर करा है यहाँ पे, तो एक्सट्रिंसिकली की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि उसका पार्टिसिपेट करने का रीजन ही क्या है कि उसको कैश प्राइज चाहिए, ठीक है, जो कि एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an example of a question that requires students to analyze information? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल एक क्वेश्चन की है जहां पर एनालाइजेशन वाली, एक और क्वेश्चन आ गया है एनालाइजेशन के ऊपर, तो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें एनालाइज करने के लिए आप मजबूर होगे। हाँ जी, हाउ डज द ऑथर यूज सिंबोलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये कोई आपकी पोएम या चैप्टर है, तो उसमें ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ऑथर जो है वो कैसे यूज करेगा सिंबोलिज्म इस चैप्टर के अंदर। सेकंड है, हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड। थर्ड ऑप्शन है, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नोवेल। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल। हाँ जी, तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका एनालाइजेशन वाली स्किल को एनहांस करेगा। हाँ जी, बात कर रहे हैं एनालाइजेशन की, एनालाइज करने की। एनालाइज होता क्या है, पहले तो स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में आपने इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना है। और अब मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, तो एक चीज सीधी सी याद रखना, जो W से स्टार्ट होते हैं, यानी कि हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलमोस्ट आपके एनालाइज वाले नहीं होते क्योंकि ये वन वर्ड आंसर है। और जब बात कर रहे हैं हाउ की, कैसे, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट मीन्स एनालाइज आप यहाँ पे करोगे। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, जीन प्याजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग नॉलेज कैसी है, ठीक है। हाँ जी, इट इज को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। सेकेंड ऑप्शन है कि एक विजिबल बिहेवियरल चेंज आता है जिसको आप मेजर कर सकते हो रिलायबिलिटी के साथ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड, नॉलेज जो है एक बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है रेदर देन बीइंग पैसिवली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी पैसिव लर्निंग नहीं होती, एक्टिव लर्निंग होती है। और फोर्थ ऑप्शन है कि इनेट है आपकी नॉलेज, और ये जो है इट इज गिवन rather than acquired through interactions, बच्चों के अंदर जो नॉलेज है दैट इज innate not acquired। बड़ा सिंपल सा, सीधा सा, और मेरे को लगता है मैंने आंसर बता भी दिया है एक्सप्लेन करते करते ऑप्शंस आपको। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या रहेगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ कि जीन प्याजे को के अकॉर्डिंग नॉलेज कैसी है। सो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग अगर मैं नॉलेज की बात करूं, तो जब भी जीन प्याजे की बात करते हैं हम बात करते हैं आपके एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस की। इवन बाइगॉट्स्की में भी हम यही बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी कि बच्चे खुद चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, ना कि पैसिव लर्निंग। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात करूं तो वो वाइगॉट्स्की की थ्योरी के लिए आपका सही आंसर है, इस थ्योरी के लिए नहीं। सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो बिहेवियरल चेंज, यानी कि जिसको आप मेजर कर सकते हो, नहीं, ये हम नहीं बोल सकते, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनेट की, तो इनेट तो है ही नहीं आपकी नॉलेज जो है, वो तो बच्चा बिल्ड करता है, एक्वायर करता है एज पर द प्याजेस थ्योरी। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। हाँ जी, ये क्रिटिक बताना है, क्रिटिसिज्म में हमने ये पॉइंट करा है, पर वहां पे हमने ये मेंशन नहीं करा कि किसने ये क्रिटिसाइज किया है। बट अगर आपको क्रिटिसिज्म याद होगा तो आप इसका आंसर फटाफट कर पाओगे कि क्रिटिसिज्म क्या थी आपकी कोलबर्ग की थ्योरी की, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी की। ऑप्शन है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को यूज किया गया है बच्चों को स्टडी करने के लिए।
सेकंड ऑप्शन है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन प्रोवाइड करता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को स्टडी करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है कि यहाँ पे एथिक्स ऑफ केयर और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और अगर मैं बात करूं फोर्थ ऑप्शन की, यहाँ पे ओवर एस्टिमेट किया गया है बच्चों की मॉरल एबिलिटीज को। सो कौन सा ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होगा? क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। सो अगर बात करूं ना मैं क्रिटिसिज्म की, सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो आपको याद होगा जो आपने डायलेमा, मॉरल डायलेमा यूज करी थी आपने कोलबर्ग की थ्योरी में, यानी कि हिंस की जो ड्रग वाली मॉरल डायलेमा आपने यूज करी थी, तो वहां पे जितने भी कैरेक्टर्स थे रेदर देन जो उसकी वाइफ है, पर उसकी वाइफ का भी कोई रोल नहीं बताया था उन्होंने, बाकी जितने भी पर्सन थे वो सारे के सारे मेल पर्सन थे और उन्होंने मेल पर्सपेक्टिव बताया है मॉरल डेवलपमेंट का, ना कि फीमेल पर्सपेक्टिव। यानी फेमिनिज्म जेंडर की बात जो है यहाँ पे नहीं करी गई। सो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है एज पर गिलिगन्स क्रिटिक, ये जो है यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक था आपकी कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का। ठीक है सॉरी, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का असर्शन एंड रीजन के साथ ही एंड कर रहे हैं। हाँ जी, असर्शन में बोल रहा है कि जितना कम एक बच्चा एबल है किसी टास्क को करने के लिए उतनी ज्यादा एक टीचर हेल्प प्रोवाइड करे, और जितना ज्यादा वो एबल है उतनी ही कम हेल्प उसको टीचर प्रोवाइड करे, ये असर्शन होगी। और रीजन में बोल रहा है कि इंटेलिजेंस को आप आईक्यू से, हाँ जी, कैलकुलेट करके आईक्यू को इजीली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते आपकी कितने है एक बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस। सो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा? फटाफट कमेंट्स में इसका आंसर टाइप कर दो एंड फिर हम जो अपना आज का लाइव सेशन है इसको एंड करते हैं इसके साथ। हाँ जी, अगर मैं बात करूं आपकी असर्शन की, असर्शन आपका बिल्कुल सही है कि यहाँ पे आप जो है जितना एक बच्चा कम एबल है उतनी ज्यादा टीचर उसको डायरेक्शंस प्रोवाइड करे, यानी इसके फोल्डिंग दे, और जितना ज्यादा एबल है उतनी कम इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करे। पर अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस की, कि इंटेलिजेंस को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। बट इसका जो ये रीजन है, क्या ये रीजन सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप एज पर इंटेलिजेंस के फोल्डिंग नहीं प्रोवाइड करते हो, आप वहां पे एफिशिएंसी देख रहे हो। और इंटेलिजेंस और आपकी ये जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग इन दोनों का, ये आपका कॉन्सेप्ट है गार्डनर की थ्योरी का, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी का है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज का लाइव सेशन जो है वो खत्म करती हूँ। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे मंडे को सेम टाइम 3 से 4 बजे, आपका सीडीपी का जो आपका सीटेट का पैटर्न चल रहा है पेपर्स का, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो डिस्कस करेंगे एक नए पेपर के साथ। हम मिलेंगे मंडे को 3 बजे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं। थैंक यू।